हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि इन्वायरमेंट की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका पार्ट 20 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है एग्रो मीटियोरोलॉजी इन इंडिया के बारे में। समझते हैं क्या है ये, क्यों रहा न्यूज में। देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिलीज करी एक रिपोर्ट और रिपोर्ट का टाइटल था एग्रो मीटियोलॉजिकल सर्विसेज इन इंडिया एंड असेसमेंट। तो ये कोई बात थी और इस वजह से ये आ गया न्यूज में। तो अब बात आती है कि ये एग्रो मीटियोलॉजी क्या होती है। देखिए, ये एक ऐसी स्टडी है एंड वेदर और क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन का यूज है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है उसे और ज़्यादा अच्छा बढ़ा सकें और बढ़िया कर सकें। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, वेदर और क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन का, ताकि ऐसा कुछ करें जिससे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में बढ़ जाए। अब अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, आईएमडी जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, इसको ये पूरा काम दिया गया है कि आप ही पूरी पूरी मीटियोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और ये जो करता है वो करता है पूरा सब कुछ प्रोवाइड करता है थ्रू एग्रो मीटियोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है। अब देखिए, कुछ सब सेक्टर्स हैं, है ना, कुछ 3 तरह के सब सेक्टर्स हैं जो एक साथ काम करते हैं ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। उसमें पहला आता है बच्चों, वो आता है वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग आता है जिसमें आपका जनरेशन होता है एग्रोमेट एडवाइजरीज का, और किस तरह से वेदर फोरकास्ट अफेक्ट करता है फार्मिंग को, ये सब पता लगाते हैं। उसके बाद डिसेमिनेशन ऑफ एडवाइजरीज, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होता है यूजर के साथ में। तो ये हो गया वेदर फोरकास्टिंग वाला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 3 तरह का पूरा कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। देखिए, इसके अंदर वेदर फोरकास्टिंग के अंदर 2 तरह के मेजर कंपोनेंट आते हैं। एक आता है डेटा कलेक्शन का, एक आता है डेटा मॉडलिंग का। तो इसमें देखिए, वेदर डेटा कलेक्शन में क्या होता है, डेटा कलेक्शन में डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं लैंड सरफेस के, है ना, रेन गॉड से, वेदर स्टेशन वगैरह से पूरा डेटा ले लेते हैं, साथ में ओशन से, वेदर बायोस वगैरह से, और लोअर एटमॉस्फेयर से जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो वेदर बलून से, सेंसर से, एयरप्लेन के ऊपर जो लगे होते हैं, एंड स्पेस के सैटेलाइट वगैरह से पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंड आता है डेटा मॉडलिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करते हैं एटमॉस्फेयर के और ओशंस के, इस बात को प्रिडिक्ट करने के लिए, है ना, टू प्रिडिक्ट द वेदर बेस्ड ऑन करंट वेदर कंडीशन। अभी जो वेदर कंडीशन चल रही है उस पर वेदर बेस्ड क्या होगी आगे, ये सब कुछ जो है ये प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन, डेटा मॉडलिंग, समझ गए। उसके अंदर दोनों ही जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं वो ये सारी सर्विसेज इंडिया के अंदर देते हैं। जैसे इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा के अंदर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट डेवलपमेंट नेटवर्क्स, ये सारे का सारा मतलब इसरो वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके साथ यहाँ पे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि स्काई मेट, है ना, वेदर फोरकास्टिंग स्पेस में, ये सब भी अवेलेबल हैं। तो ये कुछ हमने बात करी। उसके बाद ये दूसरा वाला जो है वो आता है इसका जनरेशन ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरी। अब इसमें क्या है देखो, अब इसमें है कि लोकलाइज्ड जो वेदर फोरकास्ट हैं, जो वेदर फोरकास्ट करे गए हैं एक लोकल एरिया के, इसको कंबाइन करा जाता है जो वहाँ का लोकल क्रॉप का डेटा है उसके साथ में, जो भी फसल है उसके साथ में, ताकि यहाँ पे फार्मर्स को एडवाइस करें कि भैया देखो ऐसे ऐसे वेदर होगी, ऐसे ऐसे काम करना। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, डेटा और ह्यूमन रिसोर्स की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज की। तो यहाँ दोनों साथ में भाई जो वेदर है और फार्मर्स को यहाँ बता दिया। अब देखो, दूसरा यहाँ इसके अंदर आता है एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स। इसमें क्या है, तो देखो भाई, ये इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का जो एग्रोमेट डिवीजन है उसके अंदर ये आता है, और यहाँ पे इसको डिज़ाइन करा गया है ताकि ये स्पेशलाइज्ड है इन कन्वर्टिंग वेदर इंफॉर्मेशन इनटू यूजेबल एडवाइजरी फॉर फार्मर्स। वेदर इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करें एक यूजेबल एडवाइजरी, जो कि फार्मर्स के लिए काम की इंफॉर्मेशन हो, उसको उनको सही एडवाइस मिल सके, ऐसे पे काम करता है।
और तीसरा होता है डिसएमिनेशन ऑफ एडवाइजरीज। इसमें क्या है, तो बहुत सारे ऐसे डिसएमिनेशन के मेथड्स को यूज करा जाता है। देखिए जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोग्राम, ये फार्मर्स सेंड फार्मर्स वेदर फोरकास्ट, ये क्या करती है, ये फार्मर्स को वेदर फोरकास्ट पहले ही भेजती है, एज वेल एज क्रॉप एंड लोकेशन स्पेसिफिक एग्रो एडवाइजरीज भी भेजती है एसएमएस के माध्यम से। मतलब यहाँ पे किसानों को एसएमएस के माध्यम से सब बताया जाता है कि भाई आगे क्या वेदर होने वाली है, आप कैसे कैसे अपने हिसाब से काम कर लो, है ना, ऐसे ऐसे वेदर होगी आगे, तो ये सब कुछ भेजती है। साथ में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन एग्रोमेट इंफॉर्मेशन को भी यहाँ देता है फार्मर्स को, कैसे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। कई सारी कंपनीज जैसे कि आपका रूटर्स मार्केट लाइट हो गई, इफ्को किसान संचार लिमिटेड हो गई, नोकिया हो गई, इनके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है फार्मर्स को। और उसके साथ स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो राज्य की सरकारें हैं, ये भी इनका खुद का भी डिपार्टमेंट होता है एग्रीकल्चर का, जो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर एंगेज होता है केवीसीज के साथ में। ठीक है, तो ये हमने कुछ बात करी जिससे सब कुछ जो है वो खबरें पहुंचती हैं फार्मर्स तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। क्या है ये, थोड़ा सा आइए जानते हैं। न्यूज़ में रहने की वजह ये है कि रिसर्चर्स जो कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब इनकॉइस के जो रिसर्चर्स हैं हैदराबाद के अंदर, इन्होंने एक नया अच्छा तरीका निकाला है फोरकास्ट करने के लिए, वेव बेस्ड ऑन बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। ठीक है, तो वेव्स को फोरकास्ट कर पाएंगे। अब ये बेस्ड होगी किस पे, बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन पे। अब देखो भाई कुछ बातें जान ले, इसके शॉर्ट फॉर्म, इसका जो है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है बच्चों BSISO। ठीक है, तो अब ऐसे समझेंगे, BSISO के बारे में समझते हैं, मतलब बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए ये ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्रॉम इंडियन ओशन टू वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, क्या है, ये हीट का ट्रांसफर है इंडियन ओशन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, रफली एवरी 10 से लेके 50 दिनों में होता है ड्यूरिंग द मॉनसून, मतलब जून से लेके सितंबर के बीच में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है मॉनसून जो है एक्टिव, या इसके ब्रेक पीरियड्स क्या चल रहे हैं, है ना, मॉनसून के एक्टिव पीरियड क्या चल रहे हैं और मॉनसून के ब्रेक पीरियड क्या चल रहे हैं, ये जो है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। जिसमें वीक्स जो है हैवी रेनफॉल्स के, ये आपको गिव वे टू ब्रिलियंट सनराइज बिफोर स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। मतलब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कुछ हफ्ते हैं बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ, ठीक है, तो उसमें जो है हैवी रेनफॉल के जो वीक्स आए, मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो उसके बाद एक अच्छी सनलाइट होगी, और उसके बाद फिर से क्या होगा, उसके बाद फिर से जो है रेनफॉल होगा। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव ब्रेक एक्टिव, समझ रहे हो, ये सब ये बताएगा। और एक्टिव फ्रेज से क्या होता है कि मॉनसून विंड्स और ज़्यादा इन्हांस होती हैं, और इस वजह से क्या होता है कि सरफेस वेव्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ एक्टिव चल रहा होगा, यहाँ पे जो एक्टिव पीरियड चल रहा होगा, हैवी रेनफॉल चल रहा होगा, तो इसमें क्या होगा कि मॉनसून की विंड्स और ज़्यादा बढ़ेंगी, और इस वजह से सरफेस वेव्स भी बढ़ती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है शॉर्ट टर्म क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का ग्लोबल मॉनसून सिस्टम में, है ना। तो कुछ वक्त के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, भाई जो भी क्लाइमेट चेंज होता है, तो अच्छा खासा ये बताने में कारगर साबित होगा। और रिसर्चर्स ने ये भी देखा है कुछ जो फ्रेजेस हैं इस BSISO के, ये हाई वेव एक्टिविटी भी इंड्यूस करते हैं। हाई वेव एक्टिविटी भी होती है नॉर्थ इंडियन ओशन में और अरेबियन सी के अंदर, समझ रहे हो। वेव्स जो कि एक्टिव फ्रेजेस जो BSISO के होते हैं, उनसे जो वेव्स आती हैं, है ना, ये नियरली 0.5 मीटर्स ज़्यादा होती हैं उनके कंपैरिजन में, जो दूसरे फ्रेजेस जो BSISO के होते हैं उनके। मतलब समझिए, जो एक्टिव फ्रेजेस में BSISO की जो वेव्स आ रही हैं, वो 0.5 मीटर ज़्यादा हाई है कंपेरेटिवली टू अदर फेजेस ऑफ BSISO। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो BSISO को, मतलब बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, इसको अगर आप पढ़ते हो तो इससे क्या होगा कि
मतलब इन्होंने ऐसा कहा, आप क्या पढ़ोगे, इन्होंने ऐसा कहा कि अगर हम इसको पढ़ के चलेंगे तो इससे हमारा फोरकास्ट जो हम वेव के बारे में करते हैं, है ना, इंडियन कोस्ट के आसपास जो भी वेव्स आती हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से फोरकास्ट कर पाएंगे। और जो हाई वेव्स की वजह से बहुत सारी दिक्कतें कोस्टल एरियाज में झेलने को मिलती हैं, जैसे कि कोस्ट में फ्लडिंग हो जाती है, कोस्टल फ्लडिंग होती है, इरोजन होता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इन दिक्कतों से हम थोड़ा निपट सकते हैं, इन दिक्कतों को थोड़ा लेस सीवियर बना सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में जो हमने बात करी थी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब INCOIS के बारे में जो हमने बात करी थी, तो इसको जो है इस्टेब्लिश करा गया था एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे 1999 में, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये आती है। ये एक यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब ESSO की यूनिट है ये इसको काम दिया है कि आप जितना हो सके बेस्ट टू बेस्ट ओशन के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी वगैरह दीजिए। किसको दीजिए? सोसाइटी को दीजिए, इंडस्ट्री को दीजिए, गवर्नमेंट की एजेंसीज को दीजिए, और साइंटिफिक कम्युनिटीज को दीजिए। जितनी इंफॉर्मेशन हो सके उतनी दीजिए। और ये कैरी आउट करती है एक सस्टेन्ड ओशन ऑब्जर्वेशन और कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट करती रहती है, अपने जो फोकस रिसर्च पे अपने ध्यान देती रहती है। तो काफ़ी ये बढ़िया हो गई, जिसके बारे में हमने पूरी अच्छी तरीके से कर ली बात। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक कहता है ला नीना। अब ये ला नीना क्या है भाई, न्यूज में क्यों रहा, सबसे पहले ये जानते हैं। तो हुआ क्या है कि रिसेंटली जो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, इसने अनाउंस करा कि ला नीना आ गया है सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में आफ्टर नियरली अ डिकेड्स एब्सेंस। 10 सालों के बाद ये देखने को मिला है। तो भाई क्या मुसीबत है, समझते हैं न्यूज़ के बारे में और बात। तो बात यह है कि ला नीना जो 2020 का था, ये माना गया कि ये मॉडरेट टू स्ट्रांग होगा, और ये हो सकता है कि ये 2021 तक भी रहे। अब देखो मामला क्या है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये यहाँ पे जो है वो बिलो एवरेज रेनफॉल देखने को मिला, और ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका हो सकता है कि भाई कुछ सूखा हो जाए, नेचुरल जो नॉर्मल कंडीशन होती है, यूजुअल जो नॉर्मल कंडीशन होती है उनसे भी ज़्यादा सूखा पड़ सकता है। साथ में वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो वेदर मॉडल्स थे, उन्होंने जो उनका जो फोकास्ट थी, वो उनके हिसाब से अबव एवरेज रेनफॉल साउथ ईस्ट एशिया में आ सकता है, कुछ पैसिफिक आइलैंड्स में आ सकता है, और साथ में नॉर्थ रीजन जो कि साउथ अमेरिका का है वहाँ पे आ सकता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे ये ठंडा होगा देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर। मतलब जो एवरेज मतलब जो एवरेज जो सी के सरफेस का टेम्परेचर चलता है, ये उससे 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक कूल होगा, ठंडा होगा। हालांकि इसके वजह से कोई 2020 वाला जो है वो जो वार्मेस्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड है, इससे बच नहीं सकता। मतलब 2000 मतलब इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि ठंडा पड़ रहा है तो 2020 जो है वो ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वार्मेस्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड पाया है, और वो पाएगा भी, इन्होंने कहा, ऐसा इन्होंने बोला। और हालांकि 2016 से 20 तक, 2016 टू 20 तक ये माना गया था कि ये वार्मेस्ट 5 ईयर पीरियड है पूरे रिकॉर्ड में। मतलब 5 साल अगर हम देखें तो ये लगातार ऐसे 5 साल रहे हैं जो सबसे ज्यादा गर्म रहे हैं। अब बात आती है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है। इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ENSO। देखिए एल नीनो और ये देखिए ला नीना, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। ये ENSO के मतलब आपका एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के, ये दोनों ऑपोजिट हैं। अब देखो यहाँ पर समझ चाहती हूँ मैं। देखिए जो ला नीना होता है ना, ये कभी कभी आप इसको कोल्ड फ्रेज भी कह सकते हो। इस ENSO का मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का आप ये कोल्ड फ्रेज से करते हैं। हमने कहा ना ठंडा हो जाएगा सरफेस, तो ला नीना को आप क्या कहोगे? ये कोल्ड फ्रेज आप कह रहे हो, ये ठंडा वाला फेज कह लो इसका। ठीक है। और जो एल नीनो होता है, एल नीनो मतलब ELNINO, एल नीनो ये वार्म फ्रेज कह लो ENSO का। ठीक है, तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। अब ENSO साइकिल ये क्या होती है ये समझो। जो ENSO साइकिल है ये रिफर करो कि भाई फ्लक्चुएशन होता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा घटा करता है ओशन और एटमॉस्फेयर के बीच में, ईस्ट और सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डेट लाइन और 120 डिग्री वेस्ट के बीच में यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर घटा बढ़ा करता है ना, तो ये एक आप कह सकते हो कि ये एल नीनो, ये फ्लक्चुएशन होते हैं टेम्परेचर के। ठीक है,
मतलब कभी गर्म हो गया, कभी ठंडा हो गया, कभी गर्म हो गया, कभी ठंडा हो गया, इसीलिए तो ENSO के अंदर यहाँ पे जो है वो दोनों ही आ गए, गर्म वाला भी आ गया, ठंडा वाला भी आ गया। ठीक है, तो अलॉन्ग विद इम्पैक्ट ऑन सी सरफेस टेम्परेचर, देखिए सी सरफेस के टेम्परेचर में, मतलब यहाँ पे जो सी है उसका सरफेस टेम्परेचर पे तो ये बदलाव लाते ही है, कभी कभी गर्म, कभी कभी ठंडा। इसके अलावा ENSO जो है इम्पैक्ट रेनफॉल के ऊपर भी डालता है, यहाँ साथ में आपका टेम्परेचर के ऊपर भी डालता है, विंड पैटर्न के ऊपर भी डालता है, पूरे ही वर्ल्ड की, है ना। उसके साथ ला नीनो और एल नीनो, ये यूजुअली जो है वो 9 से लेके 12 महीनों के तक रहते हैं, वाइल इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इरेगुलर होती है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी कभी कम, है ना। ये आप कह सकते हो कि 2 से लेके 7 सालों में आते जाते रहते हैं करीब। और टिपिकली एल नीनो जो है वो ज़्यादा आता है। अभी मैंने ना ला नीनो तो आपने इतना नहीं सुना होगा, एल नीनो ज़्यादा फिनोमेना सुना होगा, गर्म वाला ज़्यादा सुना होगा, ला नीना तो अभी आया है इतने सालों के बाद में। तो अब हम थोड़ा सा, हमने तो ENSO के बारे में पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा ला नीना और एल नीनो के बारे में भी चलिए थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। और थोड़ा सा बढ़िया रहेगा इसके लिए भी। देखो भाई, जो ला नीना फिनोमेना है वो जनरली सेम रीजन को, सेम जगह को अफेक्ट करता है दैट आर इम्पैक्टेड बाय एल नीनो। जो जगहों को एल नीनो अफेक्ट करेगा वही ज़्यादातर ऐसा होता है कि उन्हीं जगहों को ला नीना भी अफेक्ट करता है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑपोजिट हो जाती है, मतलब ला नीना में ठंडी हो जाएगी, एल नीनो में गर्म हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, जगहें मेनली सेम होती हैं। क्लियर है। जो कुछ कंपैरिजन आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मल ईयर में, वो ये है, नॉर्मल ईयर अगर चल रहा है तो उसमें ईस्टर्न जो विंड्स होती हैं अलोंग द इक्वेटर, जो इक्वेटर के साथ चल रही होती हैं भाई, ईस्टर्न विंड जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जो वार्म वाटर होता है, जो गर्म पानी होता है, उसको वेस्ट की तरफ, मतलब यहाँ देखो मामला क्या है कि ईस्टर्न जो विंड चल रही हैं वो यहाँ पे अलोंग द इक्वेटर जो चल रही हैं वो क्या करती हैं कि जो वार्म वाटर होता है उसे पुश करती हैं टूवर्ड द वेस्टवर्ड। और वार्म वाटर जो कि सरफेस का होगा, ओशन के जो ऊपर ओशन के सरफेस का होगा, वो ब्लो करता है फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडोनेशिया। इसलिए वो क्या करेगा, वो साउथ अमेरिका से इंडोनेशिया की तरफ बढ़ने लग जाता है। समझ रहे हैं, क्योंकि क्यों, वेस्टवर्ड की तरफ कर रही है ना, वो ईस्ट की विंड चल रही है और वेस्टवर्ड की तरफ लेके जा रही है। तो जैसे जैसे ये वार्म वाटर जो है वो वेस्ट की तरफ पहुंचता है, होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट में ज़्यादा जो कोल्ड वाटर होता है, तो न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर होता है फ्रॉम द डीप, अंदर से, है ना, ये सरफेस पे आ जाता है और ये कोस्ट के पास पहुंच जाता है साउथ अमेरिका के। और इसी फिनोमिना को कहते हैं बच्चों अपवेलिंग। अपवेलिंग, फिर से समझिए कि जैसे जैसे वार्म वाटर जो है वो वेस्ट की तरफ पहुंचता है तो न्यूट्रिएंट रिच जो कोल्ड वाटर होता है नीचे से, वो डीप से राइज अप होके सरफेस पे आ जाता है और पहुंच जाता है कोस्ट पे साउथ अमेरिका के, और इसी इसी फिनोमिना को बोलते हैं अपवेलिंग। क्लियर है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे, अगर जो इमेज बनी हुई है उसके अंदर, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए जो पहली वाली इमेज है वो इमेज है, ये वाली है ला नीना की और ये है एल नीनो की। ठीक है, ये कोल्ड वाला हो गया और ये गर्म वाला हो गया। तो अब यहाँ पे देखो भाई, इसमें क्या हो गया रहा है कि यहाँ देखिए सबसे पहले तो जो सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब SST जो होता है सेंट्रल और ईस्टर्न सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में, अगर हम उसकी बात करें तो ये लार्ज स्केल कूलिंग करता है। ला नीना क्या करता है, कूलिंग करता है, मतलब कोल्ड फेज है ये ENSO का। वही जगह यहाँ पे लार्ज स्केल वार्मिंग करता है, मतलब ये वार्म फेज है ENSO का। अब अपवेलिंग की बात करें, है ना, ये जो मैंने अपवेलिंग आपको बताया तो इनहांस करता है, ये ऊपर आ जाता है ना पानी, मैंने आपको बताया। अब इसे रिड्यूस करता है क्योंकि गर्म वाला हिसाब किताब है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स जो पैसिफिक के अंदर हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। वही जगह अगर हम एल नीनो में बात करें तो वीकर होती हैं, नॉर्मल से ज़्यादा वीक होती हैं। और विंड्स हो सकता है कि ब्लो करें, विंड्स में ब्लो द अदर वे, दूसरी तरफ ब्लो कर सकती हैं, मतलब वेस्ट टू ईस्ट ब्लो कर सकती हैं टुवर्ड्स साउथ अमेरिका इंस्टेड ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की तरफ के बजाय साउथ अमेरिका की तरफ आ सकती हैं, मतलब वेस्ट टू ईस्ट आ सकती हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे जा रही है। उसके साथ इंडियन मॉनसून की बात करें तो नॉर्मल मॉनसून से ज़्यादा अच्छा होता है इंडिया में, मे कॉज फ्लड्स, ऐसा हो सकता है बाढ़ आ जाए, ज़्यादा आ जाएगा ये। और अगर हम यहाँ इंडियन मॉनसून की बात करें तो वीक कर देता है इंडियन मॉनसून को, इसकी वजह से हो सकता है सूखा पड़ जाए। ठीक है, अब ऐसे याद करिएगा इसको ना, ये गर्म है तो सूखा ही डलवाएगा। और फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे होता है, ये लेस फ्रीक्वेंट होता है, जैसे कि हमने सुना कि करीब 10 साल के बाद आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है क्योंकि हम इसको सुनते रहते हैं एल नीनो को बार 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 बार। समझ रहे हो, तो ये कुछ हो जाए डिफरेंस यहाँ पे दोनों में ही।
और ये देख लीजिए एक बार, ये इक्वेटर है, अलोंग द इक्वेटर चल रहा था ना, देखिए इस तरीके से जा रहा है, ये यहाँ से इधर इधर की तरफ जो है विंड को वेस्ट की तरफ यहाँ पे पुश कर रहा है, देखिए कोल्ड वेलिंग ऊपर की तरफ आ गई। यहाँ देख लीजिए जैसे ऑपोजिट आपको देखने को मिल जाएगा, कन्वेंशन जो इंक्रीज कन्वेंशन, स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन, ठीक है ना। तो ये सब देखिए, ये इधर इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, इसको भी देख लीजिए, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस ला नीना का। इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कोल्ड विंटर होती है इंडिया के अंदर, ला नीना ईयर्स में यूजुअली जो टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न पार्ट्स का कंट्री का वो कम हो जाता है, और इस सिचुएशन में हो सकता है जो ठंडक आए वो ज़्यादा ठंडी हो जाए। उसके साथ जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन टिपिकल साइक्लोन सीजन होता है वो भी यहाँ पे कम कम हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि भाई ठंडा कर रहा है ये। फिशिंग इंडस्ट्री की बात करें तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है फिशिंग की इंडस्ट्री पे, वेस्टर्न साउथ अमेरिका की अपविलिंग जो है कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स को सरफेस पे ले आती है, जैसे मैंने आपको बताया ठंडा पड़ता है, और न्यूट्रिएंट्स में प्लैंकटन होते हैं, और प्लैंकटन खा लेती हैं फिश, प्लैंकटन्स कौन खा लेता है, फिश खा लेती है, और आपका क्रस्टेशियंस खा लेते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और चौथा, अगर वाटर सप्लाई की बात करें तो अच्छा खासा मानसून आता है, रेन्स वगैरह बढ़िया होती हैं साउथ एशिया में, स्पेशली इंडिया और बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लड भी हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है, पेरू और इक्वेडर में, क्योंकि वो उधर के हो जाएंगे। समझ गए, तो ये पूरा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है मेडिकेन्स के बारे में। क्या है न्यूज़ में, क्या रहा पहले समझिए। तो हुआ क्या है कि रिसेंटली एक मेडिकेन जिसका नाम लानोस है, LANOS, लानोस है, ये यहाँ पे आया कोस्ट ऑफ ग्रीस में देखने को मिला। ठीक है, तो रिसेंटली अ मेडिकेन नेम लानोस मेड लैंडफॉल अलोंग द कोस्ट ऑफ ग्रीस। तो अब बात आती है कि ये मेडिकेन्स क्या है मैडम जी। देखिए, मेडिकेन्स को दो नाम से जोड़कर बनाया है, मेडिटेरियन हरिकेन्स। तो मेडिटेरियन का मेडी लिया है, हरिकेन्स का केन लिया है, और इससे बना दिया है मेडिकेन। तो ये एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म के जैसे साइक्लोन होते हैं, स्टॉर्म लाइक साइक्लोन होते हैं, जो मेडिटेरियन सीज के आसपास देखने को मिलते हैं। मेडिकेन्स मेडिटेरियन हरिकेन्स है ना, तो देखो मेडिकेन्स जो है ये ज़्यादातर जो है वो कोल्डर वाटर्स में दिखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बजाय, है ना। मेडिकेन्स अकर मोर इन कोल्डर वाटर्स दैन ट्रॉपिकल साइक्लोन, और हरिकेन्स और टाइफून्स, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे आप मेडिकेन्स देखेंगे तो आपको ये ज़्यादातर कोल्डर वाटर्स में देखने को मिलते हैं दैन ट्रॉपिकल साइक्लोन, हरिकेन्स और टाइफून्स के कंपैरिजन में। और इसलिए जो कोर्स है इन सारे स्टॉर्म्स का वो ठंडा होता है, कोल्डर होता है कंपैरिजन टू वार्म कोर्स ऑफ टिपिकल साइक्लोन। तो टिपिकल साइक्लोन्स आते हैं तो उनके कंपैरिजन में इनका कोर थोड़ा ठंडा होता है। ठंडा क्या होता है, ठंडा ही होता है, थोड़ा क्या ठंडा ही होता है। अब हालांकि देखिए, सिंस वार्मर कोर्स ज़्यादा मॉइस्चर लेते हैं, देखो अगर गर्म हवा होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा ना, इसलिए रेनफॉल हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े साइज में होते हैं, और इनका स्विफ्टर एंड हैव स्विफ्टर विंड्स। एंड जो मेडिकेन्स होते हैं वो वीकर होते हैं, स्मॉलर होते हैं साइज में, छोटे होते हैं साइज में दैन ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो अब ऐसे समझो, आपको ऐसे समझाती हूँ मैं कि होता क्या है कि जो गर्मियां हैं, अब इसमें लू चलती है, हवाएं चलती हैं, देखते हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है ना। तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम ठंडियों में देखें, ठंडियों में आपको ड्राइनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होल्ड कर पाती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम मेडिकेन्स की बात करें तो ये ठंडे हैं, तो इस वजह से ये बहुत बड़े नहीं होते, ये कम साइज के होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, क्योंकि इनमें मॉइस्चर कंटेंट इतना नहीं होता कंपेरेटिवली टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिलेंगे आपको, उसके अंदर बहुत जो है स्विफ्ट विंड्स होती हैं, समझ रहे हो। तो ये उनके कंपेरिजन में छोटे होते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की तरह ही मेडिकेन्स के पास भी एक सिस्टमेट्रिक स्ट्रक्चर और क्लियरली विजिबल आई होती है। अब आपने अगर उसका डायग्राम पढ़ा होगा कभी साइक्लोन्स का, तो उसमें आई वगैरह होती है ना, तो ये आई इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे ऐसे 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 बढ़ता है ना, तो ये वाला हिस्से को कहते हैं आई। तो इसके अंदर भी आपको एक आई देखने को मिलेगी। और मेडिटेरियन ये जनरली ड्राई, इवेपोरेटिव सी और
साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ग्रो वहाँ नहीं करते ज़्यादा। जो मेडिटेरियन है इज अ जनरली ड्राई इवेपोरेटिव सी एंड साइक्लोन स्टॉर्म्स डोंट ग्रो एज मच, ज़्यादा यहाँ नहीं ग्रो हो पाते। और एक स्टडी के हिसाब से देखें जो कि 2011 में पब्लिश करी गई थी, तो सिर्फ 1 या 2 मेडिकेन्स एक साल में होते हैं, मतलब पर ईयर 1 या 2 ही मेडिकेन्स आते हैं। अब ये आप देख लीजिए मेडिटेरियन सी है ये, ठीक है, ये पूरा आसपास का इसका इलाका है। और कभी कभी ना ऐसा भी, कभी कभी क्या आपको याद ही रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो यहाँ पे इनका बॉर्डर छूता है इस चीज़ से। तो ये मैं इसके लिए तो शॉर्टकट बना दूंगी, शॉर्ट ट्रिक और बना दूंगी ताकि आपको इजिली याद हो जाए, है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि देखिए रिसेंट स्टडीज ये दिखाती हैं कि मेडिकेन्स जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा अर्थ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है गर्म, और इस वजह से मेडिकेन्स आर लाइकली टू बिकम बिगर प्रॉब्लम। देखिए वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर जो है इस मेडिटेरियन सी के ऊपर, इसकी वजह से स्टॉर्म्स आएंगे, है ना, ज़्यादातर। आप कहोगे देखो सी सरफेस का जो ऊपर का टेम्परेचर है यहाँ पे इस मेडिटेरियन सी के अंदर क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, इससे ज़्यादा स्टॉर्म्स आएंगे, है ना, और ज़्यादा आप कह सकते हो ज़्यादा ट्रॉपिकल अपीयरेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे ये, और इससे विंड स्पीड बढ़ेगी, इससे स्टॉर्म्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्गर विंड्स हो जाएगी, और इससे बहुत ज़्यादा रेनफॉल आएगा। ये गर्मी का बहुत बड़ा कारण है। अभी तो सब लोग ठंडा ठंडा चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन धीमे धीमे क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कतें ये बढ़ेंगी, और अभी जो ठंडा है ये अब ट्रॉपिकल साइक्लोन का रूप ले सकता है। अब इसके पहले जो हमने आपको एक ला नीना का टॉपिक पढ़ाया था ना, ठंडा वाला, तो ये ला नीना का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन मेडिकेन्स के ऊपर ये समझिए। देखिए ला नीना जो है वो ज़्यादा रेन को प्रोड्यूस करता है सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट में, जहाँ पर ज़्यादातर जो मेडिटेरियन साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर मेडिटेरियन साइक्लोन्स डेवलप होते हैं सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट में, वहीं पे ही ला नीना का इम्पैक्ट भी पड़ता है। मैंने आपको बताया था ना कि यहीं पे ही रहता है मामला, इसी के आसपास चीज़ें रहती हैं। और स्लोप्स और कन्वेक्शन जो उठते हैं सी वाटर से, है ना, ये सब मिल जाते हैं इनसे, और इन सब से मिलने के बाद ये सारे साइक्लोन स्टॉर्म्स बन जाते हैं मेडिकेन। तो मतलब ये सब एक तरीके से जो भाप भूप उठ रही है ये आखिरकार मेडिकेन बन गए। तो आखिरी में क्या होता है कि ये सारा का सारा जो है ले दे के 1-2 आ रहे हैं, ये बढ़ते 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 ज़्यादा आने के चांसेस हैं, प्लस ज़्यादा इंटेंसिटी से आने के चांसेस हैं। तो इसके लिए इस एरिया के लिए ये खतरा ही साबित होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो यहाँ एक बार को ना पॉज करके सब देख लीजिए, थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए एल्बरन सी हो गई है, बोलियारिस सी हो गई आपकी, लिंगरन सी हो गई, उसके बाद एड्रियाटिक सी हो गई, टायरेनियन सी हो गई, आयन सी हो गई, सी ऑफ क्रेट हो गई, और उसके साथ एजियन सी हो गई, है ना, ये तो मेडिटेरियन सी है ही है। ये देखिए माल्टा यहाँ पड़ता है, इसमें देखिए कौन कौन सी आ रही हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, आपकी इजिप्ट, ये तो खैर स्विस कनाल आ गया। उसके देखिए छोटे छोटे फिलिस्तीन, इसराइल, छोटे छोटे हिस्सों के लिए तो लड़ रहे हैं लोग, साइप्रस, ठीक है, सीरिया, टर्की, तो ये देखिए ग्रीस ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। इटली, मोनाको, स्पेन, तो ये अच्छे से बहुत अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बीच में और भी हैं कंट्रीज देख रहे हैं, स्लोवेनिया, क्रोशिया, उसके साथ यहाँ पे बॉस्निया और हर्जेगोविनिया, है ना, तो उसके साथ अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, तो बहुत सारी हैं ऐसी। उसके बाद देखिए ब्लैक सी भी है ये, इसके आसपास की भी आपको याद करनी पड़ेंगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये देखिए बीच में पड़ती है छोटी सी सी ऑफ मरमारा, उसके बाद ये देखिए स्ट्रेट आ रही है, नाम क्या है, डार्डेनलिस स्ट्रेट। तो ये सब है देखिए, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा फोर्स इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खैर मैं इस पर ट्रिक बनाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्टिक क्लाइमेट, ये मोज़ैक मिशन क्या है समझते हैं। पहली चीज़ तो न्यूज़ में क्यों रही, देखिए ये सबसे बड़ा ये आर्टिक साइंस का एक्सपीडिशन मोज़ैक, आर्टिक आप जानते हैं आर्टिक जो जगह है ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज से। तो इसको पूरा समझने के लिए, स्टडी करने के लिए ये मोज़ैक मिशन भेजा गया था, और हिस्ट्री में सबसे बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा है ये। और ये यहाँ पे ओवर हुआ, और क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जर्मन रिसर्च वेसल पोलास्टन वापस आ गए, पोल्ट जो जर्मनी का है जिसका नाम है ब्रिमर हेवन, यहाँ पे वापस आ गए। तो अब देखें क्या इस मिशन ने क्या पता लगाया, आर्टिक से क्या आया क्या नहीं आया, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा मिशन के बारे में समझते हैं कि क्या है मिशन, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर।
देखिए सबसे बड़ा इस तरह का सबसे बड़ा 1 साल लंबा ये जो पोलर एक्सपीडिशन मिशन था, ये सेंट्रल आर्कटिक में हुआ। सेंट्रल आर्कटिक सबसे ज़्यादा आप वही मैं बताऊँगी कि भई क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है, तो इसलिए इसको सेंट्रल आर्कटिक में इस मिशन को भेजा गया था। देख रहा था कि आर्कटिक की क्लाइमेट सिस्टम क्या है ना? और ये 2019 से लेके 2019 से लेके 2020 तक के लिए चला, ठीक है? तो ये काफ़ी डेटा वगैरह वहाँ से लेकर आया। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि हम वहाँ पे मेजर करें कि एटमॉस्फेरिक, जियोफिजिकल, ओशिनोग्राफिक या दूसरे तरह की जितना भी वेरिएबल्स होते हैं आर्कटिक के अंदर, क्या है, कैसे चल रहे हैं, कितने हैं, क्या है, ठीक है? उस सब बारे में और उसको फिर उसके बाद अच्छे से उन पूरी डेटा को यूज़ करा जाए ताकि फोरकास्ट करें कि आखिरकार वेदर के सिस्टम में क्या चेंज ला रही है ये क्लाइमेट चेंज, ठीक है? क्लाइमेट क्या आखिरकार बदलाव लेकर आ रही है आर्कटिक के अंदर, वहाँ की वेदर में। प्रोजेक्ट को डिजाइन करा गया था इंटरनेशनल आर्टिक साइंस कमेटी के द्वारा, जिसे हम लोग IASC बोलते हैं। और ये एक IASC एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन एम ये है प्रमोट और सपोर्ट करना लीडिंग एज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को, ठीक है? ताकि यहाँ पे क्या हो, बढ़िया से रिसर्च होगी तो ज़्यादा तरीके से साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होगी आर्टिक रीजन की, आर्टिक रीजन को सही समझा जा सकेगा, उसका रोल क्या है अर्थ के सिस्टम में और ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकेगा। मिशन के अंदर क्या था, बहुत सारे 100 मतलब हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन था, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो पूरे ही वर्ल्ड के थे। तो यहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट थे। लीड करा जा रहा था इस मिशन को एल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट के द्वारा इन जर्मनी, जो साइंटिस्ट अलग अलग करीब 19 कंट्रीज के साइंटिस्ट थे इसके अंदर। इंडिया इस एक्सपीडिशन का मेंबर नहीं था, लेकिन तब भी याद रखिए, तब भी डॉक्टर विष्णु नंदन एक रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट है इंडिया से, ये पार्टिसिपेंट थे इस हिस्टोरिकल आर्टिक एक्सपीडिशन के। तो बहुत अच्छी बात हमारे देश के लिए। नेक्स्ट टॉपिक कहता है साइक्लोन अम्फान के बारे में। जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए वजह ये है कि अम्फान एक ट्रॉपिकल साइक्लोन करीब 220 से लेके 230 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और ये माना जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा मतलब इस समय माना गया था कि वर्स्ट स्टॉर्म रहेगा इस बे ऑफ बंगाल के ऊपर सिंस 1999 में एक आया था सुपर साइक्लोन जिसने उड़ीसा को हिट किया था। उसके बाद से ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है ऐसा माना जा रहा था। तो अब भाई अम्फान के बारे में कुछ बात जानते हैं। देखिए इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे साइक्लोन अम्फान को एक सुपर साइक्लोन बताया है। उसके बाद स्टॉर्म इज द ओनली सेकेंड सुपर साइक्लोन जिसने ये बना था, जो ये बे ऑफ बंगाल में 1999 के बाद। और एक इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसकी स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है वो सुपर साइक्लोन कहलाते हैं, हाईएस्ट होती है क्लासिफिकेशन। द रैपिड intensification of Amphan is the indication of warming of Bay of Bengal which registered maximum surface temperature of 32 to 34 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो इतनी तेजी से अम्फान इतनी तेजी में इंटेंस हुआ ना, इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, ये दिखा रहा है कि देखो बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर बढ़ा है ना, गर्म हुआ बे ऑफ बंगाल, मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर का रजिस्टर किया गया है 32 से 34 डिग्री सेल्सियस का। तो इस वजह से ये दिखा यहाँ पे अम्फान और ज़्यादा इंटेंस हो गया है। और ये जानते क्यों गर्म हो रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे द्वारा करी गई मैन मेड ह्यूमन मेड ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है ये। तो अब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मतलब यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी स्केल क्या होती है। अगर लो प्रेशर है तो लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर के आएंगे, डिप्रेशन में इतने आएंगे, डीप डिप्रेशन में इतने आएंगे, साइक्लोनिक स्टॉर्म में 61 टू 88 जो स्पीड रहती है, सीवियर में ये रहती है, वेरी सीवियर में रहती है, सुपर तो समझ लो बहुत मोर देन 222 की अगर स्पीड है किलोमीटर पर आवर तो मतलब ये सुपर साइक्लोन है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो ये वायलेंट स्टॉर्म्स होती हैं कि भयानक तरीके से ये हवाएं चल रही होती हैं, ये ओशंस के ऊपर से उठती हैं ट्रॉपिकल एरियाज के और ये कोस्टल एरियाज के अब जो है पास आ जाएंगी, जिससे क्या होता है बहुत भयानक मात्रा में डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत तेज़ी में हवाएं आती है, वायलेंट विंड से डिस्ट्रक्शन होता है, काफ़ी हैवी रेनफॉल हो जाता है ना। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। इनका स्पाइरल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें
तो यहाँ पे साइक्लोन कुछ दो बेसिन से देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल है हमारा राइट साइड से, और एक हमारा अरेबियन सी का बेसिन है। जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे ज्यादा प्रोन है, मतलब यहाँ साइक्लोन ज्यादा आने की ज्यादा चांसेस है इफ यू कंपेयर इट विद द अरेबियन सी वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है सी सरफेस टेम्परेचर होता है, लो वर्टिकल शेयर विंड्स होती हैं, अच्छा खासा मॉइस्चर होता है मिडिल लेयर्स में एटमॉस्फेयर की, तो इस वजह से यहाँ चांसेस राइट साइड में बे ऑफ बंगाल वाले साइड में ज़्यादा हो जाते हैं। एक बार बन गए तो साइक्लोन से जो इस एरिया के हैं वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में, ट्रेड विंड्स की वजह से। अब देखो क्या फेवरेबल कंडीशन होती है साइक्लोन के डेवलप करने में। भैया अगर साइक्लोन डेवलप हो रहा है तो क्या क्या वजह होती हैं। देखिए लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर है, मतलब अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा सी सरफेस का टेम्परेचर है, या कोरियोलिस फोर्स का वहाँ पे प्रेजेंट है, या कुछ वेरिएशंस हैं वर्टिकल विंड स्पीड में, है ना, वर्टिकल विंड स्पीड में कुछ चेंजेस हैं, या प्रीज एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया है, मतलब अगर मान लीजिए लो प्रेशर एरिया है, वीक है, पहले से ही है, तो भी आ जाएंगे, यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, अपर डाइवर्जेंस है, अबव सी लेवल सिस्टम, तो ये सारी कुछ वजह है। और हम आपको बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BOBPLE, बॉबल। ये क्या होता है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट? ये एक प्रोजेक्ट है जिसे फंड करा जा रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल, जो कि यूके की है, उन दोनों के द्वारा, ताकि क्या इम्पैक्ट डालते हैं अलग अलग फीचर्स, जैसे कि आपका ओशन का टेम्परेचर या सैलिनिटी या करेंट्स बे ऑफ बंगाल में मानसून्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, क्या नहीं डालते हैं, सब कुछ यहाँ पे चेक करा जाता है कि भाई टेम्परेचर, सैलिनिटी या करेंट्स जो बे ऑफ बंगाल के हैं वो मानसून पे क्या असर डालेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब बात आती है आगे कि इम्पैक्ट क्या है साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मॉनसून के ऊपर। आइए समझते हैं इनका इम्पैक्ट क्या है। देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये फोरकास्ट करा कि जो ये लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है अरेबियन सी के अंदर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून की शुरुआत में, इसकी वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून बढ़ता है इन इट्स एडवांस ओवर इंडिया। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज विंड्स, ये हम आपको बता रहे हैं क्या साइक्लोन के सर्कुलेशन का इम्पैक्ट मॉनसून के ऊपर क्या पड़ता है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज विंड जो साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से होती हैं, इससे क्या होता है कि हो सकता है कि मॉनसून को ये जो है खींच लाएं इंडिया की तरफ, और इससे कंडीशन काफ़ी अच्छी बन जाए ऑन सेट। हालांकि ये बात कोई ज़रूरी नहीं है कि साइक्लोन आया है तो उससे मॉनसून के ऊपर पॉजिटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा, बढ़िया ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे पिछले साल की बात है कि साइक्लोन वायु आया था, बहुत ही फेमस था वायु, और वायु यहाँ पे जब बना, जैसे ही भाई केरला के अंदर जो मानसून आया, जैसे ही केरला में मानसून आया उसी के बाद ये वायु आ गया, तो मानसून विंड जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी जब तक के लिए साइक्लोन ना खत्म होता, और रेन ज़्यादातर जो है वो केरला में रह गई, कर्नाटका में रह गई और तमिलनाडु में ही रह गई। इसलिए जो it is the track of cyclonic system that determines whether Indian subcontinent will receive rains or not। तो ये पूरा साइक्लोनिक सिस्टम किस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से भी चलेगा उस हिसाब से होगा कि भैया इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रेन आएगी या नहीं आएगी। सो इसलिए अगर मान लीजिए लो प्रेशर सिस्टम मेन लैंड से अलग चला जाता है तो सब कॉन्टिनेंट ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा रेन ना पाए, है ना, स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ज़्यादा रेन उसको ना मिले। अगर मान लीजिए लो प्रेशर एरिया ज़्यादा है, साइक्लोन आ रहे, तो भाई हो सकता है कि रेन ज़्यादा बढ़े। तो ये डिपेंड करता है सब कुछ। अब कोई दूसरे साइक्लोन जो कि न्यूज़ में रहे उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक है साइक्लोन निवार, ये देख ली। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट करा कि जो साइक्लोन जो डेवलप हो रहा है वो साउथ वेस्ट रीजन जो कि बे ऑफ बंगाल का है ऑफ तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ पे डेवलप हो रहा है। और साइक्लोन गाजा जो आया था 2018 में, उसके बाद ये ऐसा सेकेंड साइक्लोन होगा जो तमिलनाडु को क्रॉस करेगा पिछले 2 सालों में। नेम साइक्लोन का निवार ये ईरान ने प्रपोज करा है। और साइक्लोन की नेमिंग की अगर बात करें इंडियन ओशन में, तो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, साथ में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, मतलब जो स्केप है, इन्होंने ट्रॉपिकल साइक्लोन की को नाम देना शुरू करा था 2000 में। उसके साथ 8 नॉर्थ इंडियन ओशन की कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, साथ में थाईलैंड भी, इन्होंने भी
8 नाम दिए हैं, विच वॉज कम्बाइंड टू अ लिस्ट ऑफ 64 नेम्स, जिसमें कि भाई ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया और आपका यूएई, यमन वगैरह जो है, इन्होंने भी इनको भी ऐड करा गया है इसी इन्हीं नामों के पैनल में 2018 में। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे निवार जो है ये इज वन ऑफ द नेम्स ऑन द लिस्ट, ये एक नाम है इस लिस्ट में जो रिलीज करी गई थी अप्रैल में, जिसमें 169 नेम्स थे साइक्लोन के, और ये कंपाइलेशन था करीब 13 सजेस्टेड ईच फ्रॉम 13 कंट्रीज से। अम्फान को सजेस्ट करा गया है थाईलैंड के द्वारा 2004 में। अब देखिए सुपर टाइफून गोनी की बात करें, दूसरा ये है। अब ये क्या है, तो रिसेंटली क्या हुआ कि ये टाइफून की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई फिलीपींस में। और टाइफून ये आप कह सकते हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो वेस्टर्न पैसिफिक में आते हैं। कहाँ आते हैं? वेस्टर्न पैसिफिक एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आएंगे वो टाइफून कहलाएंगे। टाइफून जनरली जो है वो वेस्टर्न या नॉर्दर्न डायरेक्शन को ट्रैक करते हैं और ज़्यादातर होते रहते हैं, मतलब होया करते हैं उस रीजन में जो कि वेस्टर्न पैसिफिक या ईस्ट एशिया का रीजन होते हैं, वहाँ पे ये आते हैं। अब देखो भाई, टाइफून का सीजन जो है वो जो गर्मियाँ शुरू होती तब से शुरू होता है और अर्ली ऑटम तक चलता है ना। कुछ कुछ मानसून सीजन के साथ भी कोइंसाइड कर सकता है साउथ ईस्ट एशिया में, और वेट सीजन के साथ ईस्टर्न जापान में। उसके साथ हरिकेन, ये एसेंशियली सेम चीज़ है, जैसे टाइफून्स होते हैं वैसे हरिकेन्स होते हैं जो आपके नॉर्थ अटलांटिक या सेंट्रल या ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में होते हैं, तो उनको आप लोग हरिकेन बोलने लग जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो न्यूज़ में रहे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और यहाँ पे हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Surfires, and watch these videos there. Along with this, if you want to join my membership, enjoy the various perks, just press the join button, enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.